नमस्कार तो सीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों एक आज बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें जो किसान बिल पे जो आंदोलन हो रहा है उसको ढंग से आज हम डिस्कस करेंगे। किसान की प्रॉब्लम क्या है? क्या इंडियन एग्रीकल्चर की समस्याएँ हैं? क्या समाधान है? सरकार कहाँ पर काम कर रही है, कहाँ पर वो ध्यान नहीं दे रही है? किसान क्या चाहते हैं? इस सब बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है, ये आपके जीएस 3 का जो टॉपिक है, जो जीएस 3 में आपका फूड प्रोसेसिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ पर ये पूरा टॉपिक कवर करता है। तो इस वीडियो को ढंग से देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडियन एग्रीकल्चर में जो चल रहा है, ख़ासकर वो लोग जो जो शहर में रहते हैं, जिनको एग्रीकल्चर से इतना ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो सब भी इस वीडियो के माध्यम से सब समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जा रहा है। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आपको यूपीपीसीएस 2021 की तैयारी करवा रहे हैं, प्री प्लस मेंस की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें वीडियोज़, पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी। फ़ीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, मात्र ₹2999 है और अगर आप इंटरेस्टेड तो 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फार्म बिल्स हैं, 3 फार्म बिल्स बनाए गए पिछले 4-5 महीने पहले सरकार ने ऑर्डिनेंस के माध्यम से 3 फार्म बिल्स को एक्ट में बना कन्वर्ट किया, ठीक है? और ये 3 जो फार्म बिल हैं ये सोचकर लाया गया सरकार ने और सरकार ने कहा भी कि ये जो 3 फार्म बिल हैं ये इंडियन एग्रीकल्चर की जो सूरत है बिल्कुल वो चेंज कर देंगे। इतना रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी कदम है जिस कारण से किसान जो हैं जिनकी जो आय है वो 2024 तक डबल हो जाएगी और इंडियन एग्रीकल्चर जो बहुत ही बुरी स्थिति में है वो अपनी इस बुरी स्थिति से निकल कर अच्छी स्थिति में आ जाएगा। ये सरकार का दावा है। लेकिन उसके अपोज़िट किसान जो हैं वो कहते हैं कि जो ये फार्म बिल आए हैं ये जो बचा-कुचा जो हमारा थोड़ा बहुत हम खा भी रहे हैं वो भी हमसे छीन लेगा। ये किसान का एक पॉइंट है। सरकार कहती है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और किसान कहते हैं कि ये फार्म बिल से किसान जो हैं वो और गरीब हो जाएँगे। अब इस बिल को समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपने कई दिनों में न्यूज़ सुन रहे होंगे, अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग होंगे। लेकिन एक एक पूरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिल एक्चुअली कह क्या रहा है, ठीक है? तो दोस्तों पहला जो बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, ठीक है? अब इस बात को समझिए देखिए दोस्तों, अब मैं बिल कैसे पढ़ा जाता है। जो ये जो ये फार्मर प्रोड्यूस एंड फैसिलिटेशन एक्ट है, अब इसमें जो ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये कह रहा है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले बना हुआ था जिसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। कोई नया बिल नहीं है, मतलब कोई नई चीज़ नहीं आई है। जो पहले से चला आ रहा था, अब पहले क्या था, फार्मर का प्रोड्यूस था, मतलब जो जो किसान जो खेती करते थे, जो अनाज उगाते थे, उसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार का कहना है, बिल लेकर आए हैं। सरकार कहता है कि भाई देखो, ऐसा है कि जो इंट्रा स्टेट है और जो इंटर स्टेट ट्रेड है, यानी इंट्रा स्टेट का मतलब है कि स्टेट स्टेट के अंदर ही, यूपी की बात करते हैं तो यूपी का मतलब लखनऊ से जाके वो इलाहाबाद चला जाएगा, इलाहाबाद से वो आगरा आ जाएगा। तो इंट्रा स्टेट है और इंटर स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये जो चीज़ें हैं, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड जो होगा वो आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा कि जो जो ये अपना किसान उगाता है अपना अनाज, वो एपीएमसी मार्केट के सिवा भी बेच सकता है। एपीएमसी मार्केट के सिवा भी बेच सकता है किसान। इस कारण से किसान ने जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो ट्रेड है वो उसको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा होगा। देखिए अब एपीएमसी होता क्या है? देखिए एपीएमसी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है ये कि जो सरकार किसी भी अ, प्रोडक्ट के ऊपर, यानी किसी भी क्रॉप के ऊपर, किसी भी किसान को, जैसे मान लो गेहूँ है, एक एमएसपी लगाती है। लेट्स सपोज़ गेहूँ का हो गया, मान लीजिए ₹150 या सॉरी ₹1000 ₹1150 पर क्विंटल गेहूँ है, सरकार ने एमएसपी लगा दी। ठीक है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? सरकार बोलती है कि इस रेट पे एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब इस रेट से नीचे तो नहीं खरीदेंगे, इसके इस रेट से ऊपर ही जो किसान ने उगाया है उसे खरीदना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस रेट पे एपीएमसीज़ जो होती हैं वो किसानों से खरीदती हैं। लेट्स सपोज़ सरकार ने किसी साल ₹1150 पर क्विंटल जो है वो गेहूँ लगा दिया है। तो जो एपीएमसी हैं वो किसानों से इस रेट पर जो उन्होंने उगाया होता है गेहूँ वो खरीदते हैं और ये एपीएमसी होती हैं, इस मंडी में ये सरकार के लिए मतलब एक तरह से प्रोक्योरमेंट होता है, मतलब कि सरकार से खरीद के लिए आगे इन फ्यूचर में 3 साल अभी से आजकल के जो क्या है कि अगले 3 साल के लिए भी इंडिया ने अपना जो प्रोक्योरमेंट कर रखा है। मतलब कि अगर मान लो कुछ आपदा आ जाती है, जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, तो सरकार ने 3 साल तक का अपना जो है अपना फूड ग्रेन का स्टोरेज है कर रखा है।
अच्छा, अब क्या होता है एपीएमसीज़ जो होती हैं, जिनका काम होता है कि एमएसपी के रेट पर किसानों से सामान खरीदना सरकार के लिए। अब जो एपीएमसीज़ हैं, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। लगभग 99% जो किसान होता है, वो अपना जो प्रोडक्ट है, वो एपीएमसी के माध्यम से बेच देता है। मतलब किसान को कोई हेडेक नहीं होती बेचने की। वो जाके एपीएमसी आता है और एपीएमसी वाले उसे खरीद लेते हैं, ठीक है? जो किसान होता है, उसका पूरा फ़ोकस होता है अनाज उगाने में। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेट्स में देखते हैं जहाँ पर पंजाब है या सॉरी बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एपीएमसीज़ बहुत सफल नहीं हो पाए हैं। वहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स हैं और एक आंकड़ा ये कहता है कि मात्र 5 से 6% ही जो एपीएमसीज़ जो है प्रोक्योरमेंट करता है। मतलब कि जो एपीएमसी जो पंजाब में 99% काम करता है, वो बिहार वगैरह स्टेट में मात्र 6 से 7% ही प्रोक्योरमेंट कर पा रहा है। तो जो एपीएमसीज़ ये बाईपास करने की बात कर रहे हैं कि एपीएमसी के सिवा भी आप जाके परचेज़ कर सकते हो। तो वो जो एपीएमसी को बाईपास करने की सरकार बात करती है, वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि वहाँ पर एपीएमसी बहुत सफल मॉडल है, ठीक है? और सरकार बोलती है कि एपीएमसी को हम बाईपास कर देंगे और दूसरे प्राइवेट मंडीज़ में जाकर भी किसान जो है अपना सामान बेच पाएगा। प्राइवेट मंडीज़ का मतलब क्या होगा? लेट्स सपोज़ ऐसे मान लीजिए कि कोई किसान है वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी बेच सकता है, ठीक है? या प्राइवेट मंडीज़ होती हैं, जैसे एपीएमसी की मंडी तो अपनी होती है, साथ में कहीं और भी जगह पर जाकर लोग अपना व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और इस ट्रेड में क्या है देखिए कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो टैक्स नहीं लगाएगी, ठीक है? तो सरकार ने बोला है कि देखो इतना हम फैसिलिटी कर देंगे, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो सकता है, ऑनलाइन ट्रेड हो सकता है या नई प्राइवेट मंडीज़ आ सकती हैं। इससे क्या होगा किसानों को एक ऑप्शंस मिल जाएगा। अगर एपीएमसी में रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो जाके प्राइवेट मंडीज़ में बेच सकता है, प्राइवेट मंडीज़ में अच्छा नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन बेच सकता है। तो ये सरकार का कहना है कि इस कारण से किसानों को एक बहुत अच्छा एक कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा। लेकिन जो किसान हैं वो कहते हैं कि देखिए भाई ये आप जो कह रहे हो, ये सही नहीं है क्योंकि आपने इस पे लिखा नहीं है एमएसपी। आपने इस पे एमएसपी लिखा नहीं है। उसमें लिखा है कि आप बेच सकते हैं। अब बेच सकने का मतलब क्या हो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पंजाब और हरियाणा में जो किसान हैं, वो तो एमएसपी पे अपना सामान बेच देते हैं। लेकिन बाकी के किसान जो इंडिया में जो है 94% किसान जो हैं, वो उनको एमएसपी पे नहीं मिलता है, प्राइस नहीं मिलते हैं। वो किसी भी औने-पौने दाम पर अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। जहाँ पर एपीएमसी मजबूत है, वहाँ पर तो एमएसपी मिल जाती है। जहाँ पर एपीएमसी मजबूत नहीं है, वहाँ पर किसान किसी को भी बेच देता है बस अपनी लागत निकालने के लिए। यही कारण है कि पंजाब हरियाणा के किसान ज़्यादा स्टेबल हैं, मजबूत हैं, फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं बिहार और यूपी के किसान उतने मजबूत नहीं हैं क्योंकि वो उनको जो उगाते हैं, उसका रेट उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है? अच्छा, सरकार ने तो ये बोल दिया कि भाई ये चीज़ तो आपको बड़ा फ़ायदा करेगा, लेकिन किसानों ने कहा है कि भाई चूँकि आपने इसमें एमएसपी नहीं लिखा हुआ है, तो कोई भी आकर उसको सस्ते में खरीद सकता है। वो ये बोलेगा कि कॉम्पिटिशन है भाई अगर तुम मुझे ₹100 किलो गेहूँ नहीं दोगे, तो बगल वाले से मैं ले लूँगा वो मुझे ₹95 किलो दे रहा है, और उसका बगल वाला ₹90 पर किलो दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो कॉम्पिटिशन जो है, वो फ़ायदा करेगा कंपनीज़ को, ना कि किसानों को। तो ये उल्टा हो जाएगा। सरकार बोलती है कि हमने पहले ही बोला है कि एमएसपी पर ही सामान खरीदेगा। किसान बोलते हैं कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकते हैं, तो आप लिख दो बिल में। लेकिन अभी तक बिल में नहीं लिखा गया है। बिल में एमएसपी के बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। सिर्फ़ ये बात बोला गया है कि किसान जो है वो अपनी सामान कहीं पर बेच सकते हैं। एपीएमसी मंडीज़ के सिवा भी प्राइवेट मंडीज़ में या ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से बेच सकते हैं। ये सरकार कहती है। वही किसान बोलते हैं कि भाई आप ठीक सब कर रहे हो, लेकिन पहले तो आप एमएसपी लिखो कि एमएसपी से नीचे अगर हम बाहर बेचते हैं, प्राइवेट मंडीज़ में बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, तो वहाँ पर भी हम एमएसपी से नीचे नहीं हम करेंगे, ठीक है? तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सरकार नहीं मान रही है। सरकार शायद इसको ईगो का एक इश्यू लेके चल रही है। दूसरा सरकार जो किसान बोलते हैं कि देखिए आप प्राइवेट मंडीज़ को लाने की बात करते हैं, तो जो जो प्राइवेट मंडीज़ को लाने की बात करते हैं, तो वो जो अगर प्राइवेट मंडीज़ आ जाएँगी, तो वो सरकारी मंडीज़ जो पुरानी मंडीज़ हैं, उसको बर्बाद कर देंगे। जैसे कि जब प्राइवेट स्कूल्स आए, तो सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए, सेम ऐसा ना हो जाए कि जब प्राइवेट मंडीज़ आएँ, तो जो सरकारी पुरानी मंडीज़ हैं, वो बर्बाद ना हो जाएँ। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा किसानों का कंसर्न है, जिसको सरकार कह तो रही है, देख रही है, लेकिन अभी तक उसने बहुत कोई ठोस कदम उठाए नहीं हैं। तो ये पहला बिल आपको ये सब कहता है। दूसरे बिल में क्या करते हैं दोस्तों, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। फार्म सर्विस एक्ट देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो फार्म सर्विस एक्ट है,
और कह रहा है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस। इसका मतलब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा है। तो दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि एक कंपनी आई, लेट्स सपोज पेप्सी आती है। पेप्सी जो है वो लेज लेज़ बनाती है, लेज़, ठीक है? लेज़ के चिप्स बनाती है, वो जाती है, ये ये रियलिटी है, ठीक है? पंजाब में एक किसानों से वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, बोलती है कि ये हम जो आपको बीज देंगे, ये आप आलू उगाओ, ये स्पेशल आलू होते हैं, इसके अंदर में सुक्रोज़ की मात्रा, सॉरी, ग्लूकोज़ की मात्रा कम होती है, मीठे कम होते हैं, जो कि चिप्स के लिए, लेज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब किसान जो है एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनके बीच, किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक सही क्वालिटी का आलू उगा के देगा और जो कंपनी है वो इस आलू को खरीदेगी और पैसे देगी, ठीक है? तो ये किसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में होती नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी इंडिया में होती है, बहुत सालों चली आ रही है, ठीक है? सरकार ने बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हम करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे, जिससे कि किसानों को और एक बढ़िया मार्केट मिले और बढ़िया तरीके से सरकार किसानों को एक परचेज, एक कहते हैं ना, एक बार्गेनिंग पावर है कि अगर कंपनीज अगर इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, तो कंपनी से वो ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। सब ठीक है, बढ़िया, ठीक चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो कंपनीज में और किसानों के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ समस्या आती है, कुछ बात नहीं बनती है, तो कहाँ जाएंगे दोस्तों? सिर्फ एसडीएम और डीएम ही जाके इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं, वो अपना जजमेंट देंगे। इसमें जुडिशरी में नहीं जा सकते आप। इसमें जो जैसे होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ नहीं जा सकते, सिर्फ आप एसडीएम, डीएम के पास जा पाओगे। सर, किसानों का ये बड़ा कंसर्न है, वो कहते हैं कि देखिए, जो एसडीएम और डीएम होते हैं वो सरकारी नौकर होते हैं, वो सरकार का ही पक्ष लेंगे। ऐसे में किसान कहाँ जाएगा? ठीक है? अगर आप जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, तो बहुत संभव है कि जो किसान हैं उनका हित नहीं सधेगा और प्राइवेट कंपनीज़ के फ़ेवर में जजमेंट जाएँगे, जो कि बहुत हद तक प्रैक्टिकली अगर सोचें तो बहुत सही भी है, सही क्या बात है, और सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है? तो ये सेकंड बिल हो गया। तीसरा बिल क्या है? द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट अमेंडमेंट एक्ट। द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, इसका मतलब क्या है? अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट पहले से था, ये अमेंडमेंट इसमें जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या है कि बेटा, कि इसमें जो जो देखिए होता क्या था, देखिए हमारे देश में ये बोला जाता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा चीज़ें अपने होल्ड नहीं कर सकते। मतलब जो कोई व्यापारी है, जैसे लेट्स सपोज़ वो प्याज़ है, प्याज़ को एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकता। क्योंकि सरकार कहती है कि अगर सभी लोग बहुत ज़्यादा होल्डिंग करेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो वो उसकी कमी मार्केट में हो जाएगी, और जब कमी मार्केट में हो जाएगी तो बहुत हाई रेट में चीज़ें बिकेंगी। लेट्स सपोज़ प्याज़ उगा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी सभी व्यापारियों ने उसको होल्ड कर लिया। अब मार्केट में प्याज़ की कमी हो गई, इस कारण से प्याज़ के रेट बहुत बढ़ गए, और जब प्याज़ के रेट बढ़ गए, तब जब जो व्यापारियों ने किसान को मार्केट में लाया, ठीक है? तो इससे क्या होता है, आर्टिफ़िशियल जो जो प्राइस हाइक हुआ, इस कारण से कंज़्यूमर को बहुत दिक्कत आती है। तो एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास किया गया था, जिसमें 23 लगभग 22-23 ऐसे प्रोडक्ट थे, जिनको बोला गया था कि इनको आप एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते। सरकार बोलती है कि हम इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है? कि इसमें सरकार ने बोला कि इसमें होल्डिंग की सिर्फ़ इमरजेंसी सिचुएशन होगी, वॉर हो गया, कोई पैंडेमिक आ गया, उस समय पर सरकार एक बोलेगी कि लिमिट आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल डेज़ में एक आप उसको नहीं करोगे, आप इसमें कि कोई लिमिट नहीं है, कितना भी चाहो उसे होल्डिंग कर सकते हो। सरकार ने द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को पास करके बोला है, ठीक है? ये सब चीज़ें सरकार ने बोली है, 3 चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं और फार्म बिल की बात करते हैं। तो इन सब में सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों चीज़ों से किसानों का जो प्रॉब्लम है, क्या सॉल्व होगी? किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, ये कहीं पे ज़िक्र नहीं है। सरकार ये तो बोलती है कि कॉम्पिटिशन आपको आएगा, नई मंडीज़ आएँगी, लेकिन किसानों की समस्या मंडी नहीं है, किसानों की समस्या है डिमांड की। दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस किसान जो चीज़ उगाते हैं, उसकी कोई डिमांड नहीं है। बड़ी हैरानी की बात ये है कि किसान जो चीज़ उगाते हैं, गेहूँ, चावल वगैरह, उस नॉर्मल चीज़ों की कहीं पर भी डिमांड नहीं है। इस कारण से किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता है। बहुत रिकॉर्ड प्रोडक्शन तो करते हैं, बट उनको प्राइस उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है? अब गवर्नमेंट ने मंडीज़ तो क्रिएट की है, बट मार्केट तो सेम है। जो मार्केट है, जिसमें डिमांड ही नहीं है, वो जो किसान उगा रहा है, उसकी डिमांड ही नहीं है, तो आप मंडीज़ कितनी भी क्रिएट कर दोगे,
किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर किसानों की देखिए प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब डिमांड आएगी तो पैसा बढ़ेगा तभी किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन जब डिमांड ही नहीं होगी तो कैसे होगा? अब सरकार क्या करती है? सरकार किसानों को लालच देती है कि हम एमएसपी इतनी बढ़ा दी है। लेट्स सपोज़ 1,000 रुपए पर किलो बढ़ा दिया है, एमएसपी बढ़ा दी है। किसान देखता है कि सरकार ने एमएसपी तो बढ़ा दी है, मतलब कि जो वो उगाएगा उसको उसका सही रेट मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार यहाँ धोखा देती है। सरकार मात्र जितना वो क्लेम करती है उसका 13% ही वो प्रोक्योरमेंट करती है। यानी कि सरकार एमएसपी तो बोल देती है, अनाउंस कर देती है, और इसके लालच में जो किसान हैं वो सामान उगाते भी हैं। लगभग 22-23 ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ जो जिस पे सरकार जो है वो एमएसपी देती है, लेकिन मात्र 13% ही प्रोक्योरमेंट होता है। बाकी का जो 87% है, जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में जाता है, और लगभग कहा जाता है कि मात्र जो एमएसपी का आधा रेट है उस पे वो खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, बेचते हैं, सॉरी, ठीक है? तो एमएसपी सरकार को एक तरह लालच देती है कि एमएसपी बढ़ा के, ठीक है? किसान उगाता भी है, पर सरकार पूरा चीज़ नहीं खरीदती है, मात्र 13% चीज़ें खरीदती है, और लगभग 87% चीज़ जो प्रोडक्ट होता है वो मंडियों में जाता है, नॉर्मल मंडीज़ में जाता है, और वहाँ पे जाके जो एमएसपी का आधा रेट होता है वहाँ पर बेचना जो किसान है मजबूर हो जाता है। और किसान मजबूर होने के बाद वो, क्योंकि देखिए उसके पास कोल्ड स्टोरेज का कोई साधन नहीं है, ठीक है? उसके पास स्टोर नहीं कर सकता वो, उसको उसने का खेत से काट के रखा तो उसको तुरंत बेचना है, अगर बेच नहीं पाएगा तो चीज़ें वैसे ही खराब हो जाएँगी। तो वो तुरंत औने-पौने दाम पे बेच देता है। अगर मान लो उसके पास कोल्ड स्टोरेज का कुछ फैसिलिटी है, तो अगर उसको सही रेट नहीं मिल रहे होंगे तो क्या करेगा, वो रेट को कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, और कोल्ड स्टोरेज में जब वो सही रेट मिलेंगे तब लिया लेगा। लेकिन हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज नहीं किसानों के पास, इस कारण से किसान जो है वो जल्दी में जल्दी अपने सामान को बेचना चाहता है। अब चाहे उसे सरकार खरीद ले या फिर प्राइवेट लोग खरीद लें, ठीक है? तो ये समस्या है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई किसान जो है उसमें जो किसान हैं उनको ये सिर्फ़ ये पंजाब और हरियाणा के किसान ही कर रहे हैं, बाकी स्टेट्स के लोग नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों, ये समझना पड़ेगा आपको कि हमारे देश में हर स्टेट का जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, दोनों अलग-अलग है। ठीक है? बिहार वालों का पंजाब से बहुत अलग है, तो डिफरेंट एग्रीकल्चर पैटर्न होने के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी अलग-अलग हैं, ठीक है? जो अब एपीएमसी की बात करते हैं, तो पंजाब और हरियाणा में एपीएमसी बहुत मजबूत है। अगर उसको बाईपास करने की बात की जा रही है, खत्म करने की बात की जा रही है, तो वो डायरेक्ट हर्ट करता है पंजाब और हरियाणा के किसानों को। लेकिन बिहार में एपीएमसी वैसे ही ऑलरेडी नहीं था, तो इस कारण से वहाँ पे उनको समस्या नहीं आ पा रही है। तो ये समझने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग-अलग हैं, हर स्टेट में अलग प्रॉब्लम है। अच्छा, अब सरकार ने भाई बोल दिया कि भाई स्टोरेज लिमिट बढ़ा देंगे, कि भाई ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बोला कि ठीक है, आप लिमिट रख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की बात करते हैं। लेकिन इसमें जो प्राइवेट कंपनीज़ जो आने की बात करती है, देखिए सरकार का कहना क्या है? सरकार कहती है कि प्राइवेट कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात हटाने की बात करते हैं, वो सिर्फ़ एक मकसद जो है कि किसी भी तरह से प्राइवेट कंपनीज़ का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो। प्राइवेट कंपनीज़ आएँगी तो पैसा लेकर आएँगी, किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्राइवेट कंपनीज़ क्या करने आएँगी? देखिए, ठीक है? किसान उगा रहा है क्योंकि एमएसपी को लालच दी जाती है, वो किसान उगा रहा है चीज़ों को लेकर। लेकिन जब उसको प्राइवेट कंपनीज़ तभी आएँगी जब प्राइवेट कंपनीज़ को लगेगा कि फ़ायदा उसके अंदर हो रहा है। तो जिन लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है, उसकी गारंटी भी नहीं है कि प्राइवेट कंपनीज़ आएँगी भी नहीं आएँगी। आपने किसानों का हक मार के आपने प्राइवेट कंपनीज़ को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ आना चाहेंगी या नहीं आना चाहेंगी, ये वक़्त बताएगा, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर। अच्छा, अब चूँकि जो गेहूँ है, चावल है, इसकी डिमांड नहीं है, तो किसानों ने क्या किया, कुछ जगह पे ख़ासकर जहाँ पर जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो कम है। लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि एक किसान के पास कितनी ज़मीन है। तो मान लें किसान के पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन जिसके पास है, या 1 एकड़ से भी कम ज़मीन है, ऐसे लगभग 85% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। तो वो जो मार्जिनलाइज़ फार्मर होते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेहूँ और चावल छोड़कर वेजिटेबल्स उगाना शुरू कर दी। इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। पिछले कई सालों से देखा गया है कि जो हॉर्टिकल्चर की डिमांड है या वेजिटेबल्स की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है बनस्पत चावल और गेहूँ की, ठीक है? अब जो हॉर्टिकल्चर है, जैसे जिस स्टेट्स पे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं, किसानों के पास छोटी ज़मीनें हैं, वहाँ तो ये सक्सेसफुल है। बट जिन लोगों के पास बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, वो लोग अपनी बड़ी-बड़ी ज़मीन पे सब्जियाँ नहीं उगा सकते, ठीक है? तो पंजाब और हरियाणा के लोगों के पास बड़ी ज़मीनें हैं, तो वो लोग अपना अनाज उगाते हैं, और यूपी के लोग जो हैं, जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं, वो वेजिटेबल उगाते हैं। तो वेजिटेबल तो बिक जाता है। ये बात अलग है कि उसके अंदर भी कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण से समस्या हो जाती है, और लगभग 25% से ज़्यादा जो उगाते हैं वो खराब हो जाता है। तो ये दिक्कत है, ठीक है?
अच्छा, अब कहीं भी दुनिया में ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं है जहाँ पर इतना रिकॉर्ड चीज़ें हुई हैं और उसके बावजूद भी गरीबी आ गई हो। अगर हम चाइना की बात करते हैं, देखिए चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग में नंबर होने से के बाद जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे वो अमीर होना शुरू हो गए। ठीक है? चाइना ने किया। लेकिन इंडिया में किसान नंबर वर्ल्ड में नंबर 2 है, जो कि चीज़ें उगाता है, उसके बावजूद किसान हुआ है। इसमें सिर्फ़ मतलब ये है कि जो मार्केट से कनेक्टिविटी ना होने के कारण, चीज़ें ना होने के कारण किसान जो गरीबी अभी भी इसमें दिख रहे हैं। अगर मार्केट ड्रिवन फ़ोर्स होगा, मार्केट डिमांड करेगी, तो किसान वही चीज़ उगाएगा, तो किसानों को सही दाम मिलेंगे। बट मार्केट डिमांड नहीं करती है, किसान ज़बरदस्ती एमएसपी के नाम पर उगाता है, इस कारण से उसको बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है? एक चीज़ और भी, ये फाइनेंस कमीशन ने एक बात बोली है कि देखिए फाइनेंस कमीशन बोलता है कि भाई कि जो अ, बल्कि एक चीज़ और भी आपको बताएँ, लगभग एक चीज़ और भी है कि जो किसान है, देखिए जो किसानों को आता है सामान अपने उगाते हैं खेतों में, लेकिन एक सर्वे हुआ उसमें ये बोला गया कि 60% जो अर्निंग होती है किसान की, वो उसके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण होती है। मान लो किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, लेकिन उस एकड़ ज़मीन से उसको इतना नहीं पड़ता है कि जिससे कि अपना जीवन यापन कर सके, तो क्या करेगा, वो लेबर बन जाएगा, वो रिक्शा चलाएगा, वहाँ से अर्निंग करेगा, ठीक है? तो लगभग किसान का 60% जो पैसा आता है, इनकम आती है, वो उसको ऐसे कामों से आती है जो एग्रीकल्चर से अलग हैं, ठीक है? लेकिन जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो दे रहा है, उसके ऊपर दे रहा है। तो 60% जो इनकम है, वो आ रही है बाहर से, बट खेती में उसको समय ज़्यादा देना पड़ रहा है इसके अंदर। तो खेती में समय ज़्यादा जा रहा है, पैसा कम आ रहा है इसके अंदर। लेकिन बाकी जगहों में पैसा कम है, पैसा ज़्यादा आ रहा है बट समय कम देना पड़ रहा है। तो ये बड़ा मिसमैच है ऐसी चीज़ों को लेकर, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि 2014 के बाद से इंडिया में एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया, ठीक है? अब इंडिया में डिमांड नहीं है, समझ में आता है, चलो ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट कम हो गया। अब एक्सपोर्ट कम होने का मतलब क्या है, देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ समझने के सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, इंडिया में समस्या क्या है कि जो इंडियंस बना रहे हैं, इसका डिमांड नहीं है, किसान जो उगा रहे हैं उसका डिमांड नहीं है, ठीक है? अब डिमांड कैसे क्रिएट हो जाएगी? देखिए, अगर एक बात समझिए कि माइन्स से एग्ज़ाम्पल दें, माइन्स से कुछ हीरा निकाला गया, वो सस्ता होता है, लेकिन जैसे-जैसे उस पे काम किया जाता है, वो चीज़ें महँगी होनी शुरू हो जाती हैं। टमाटर उगाएँगे, तो टमाटर मान लो ₹2 किलो बिकेगा, लेकिन टमाटर का केचअप बनाएँगे, तो उसकी रेट ₹50 किलो बोतल बिकेगी। तो जैसे-जैसे उस पे काम किया जाता है, वैसे-वैसे प्रोडक्ट महँगा होता चला जाता है। इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग, ठीक है? इंडिया में फूड प्रोसेसिंग की मार्केट ही नहीं है। फूड प्रोसेसिंग मात्र 10% ही इंडिया का जो फूड है प्रोसेस होता है, बाकी सिर्फ़ नॉर्मल जाता है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जितना फूड प्रोसेस होगा, हमारा जितना हम फूड प्रोसेसिंग आइटम लेंगे, जैसे कि हम टमाटर की चटनी की जगह टमाटर केचअप यूज़ करेंगे, उतना डिमांड क्रिएट होगी और किसानों को उतना फ़ायदा होगा। तो अब ये फूड प्रोसेसिंग, चूँकि ये फूड हैबिट चेंज करने वाली बात है, तो फूड प्रोसेसिंग जो है वो किसानों को डायरेक्ट हेल्प कर सकता है, ठीक है? मान लो किसान किसान का एक जैम आता है या किसान का जो एक केचअप है, किसान को पता है, किसान कंपनी वालों को पता है कि भाई ये इनकी डिमांड है, तो किसानों को ज़्यादा रेट देकर भी अपने लिए चीज़ें उगवाएगा। लेकिन फूड प्रोसेसिंग हमारे देश में इतनी चीज़ें हैं ही नहीं कि डिमांड है, और है भी तो बहुत अर्बन इलाके में है, जो शहरों इलाके में जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। फर्स्ट में मतलब कि चॉकलेट खाना या केचअप खाना, इस तरह की चीज़ें खाना। लेकिन ना 80-90% जो हमारा देश है उसकी हैबिट ऐसी है, नॉर्मल देसी खाना खाता खाता है। देसी खाना खाने के कारण डिमांड ज़्यादा नहीं होती है, डिमांड ज़्यादा नहीं होने के कारण किसानों को बहुत रेट नहीं मिलता है। लेकिन अगर प्रोसेस्ड फूड खाएँगे तो किसानों को डिमांड मिलेगा। लेकिन ये फूड हैबिट्स की बात होती है, और फूड हैबिट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? तो सेकंड रास्ता बचता है कि हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, कि जो भी हम उगाएँ उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट कैसे होगा? देखिए, 2014 के बाद से इंडिया में एक्सपोर्ट कम हो गया। जो एग्रीकल्चर हम जो प्रोडक्ट बेचते थे बाहर, दूसरे कंट्रीज़ को बेचते थे, वो कम हो गया। कारण इसका क्या है? देखिए, 1995 से 2000 1991 से लेकर 2014 तक इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था, वो लगभग 27% एनुअल था। 27% के हिसाब से जाता था बाहर, इतना ज़्यादा तरक्की हो रही थी। लेकिन 2014 के बाद से नीचे आया है। इसका मेन कारण ये है कि इंडिया ने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, वो इंडिया ने किए नहीं हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है कि एक मान लीजिए कि
इंडिया का प्रोडक्ट दूसरे कंट्रीज़ में जाएगा तो टैक्स नहीं लगाएँगे और दूसरी कंट्रीज़ का जो बेचा प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा तो उस पे टैक्स नहीं लगाएँगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एफटीए होता है, इंडिया ने 2014 के बाद से किए नहीं हैं और जो थे पहले भी उसको रिव्यू किया गया है। अब देखिए आरसेप की बात करते हैं, आरसीईपी की बात करते हैं जो जिसमें इंडिया ने हट गई पीछे से। इसमें क्या हो गया कि देखिए इसका एक चीज़ समझिए कि जितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, उतना आपके प्रोडक्ट को बाहर मार्केट मिलेगी, ठीक है? लेकिन सिर्फ़ ऐसा नहीं होता है कि आप अपना प्रोडक्ट बेच दो, दूसरे दूसरे देश का प्रोडक्ट ना पाए। ये दोनों ही देश का एक विन-विन सिचुएशन होती है। अगर आप मान लीजिए वियतनाम से कुछ चीज़ मँगाते हैं, तो आप भी वियतनाम को कुछ दोगे। तो ये चीज़ होती है। कम-ज़्यादा हो सकता है लेकिन दोनों चीज़ें होती हैं। अब इंडिया ने क्या किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए नहीं, नया मार्केट क्रिएट किया नहीं, नया प्रोडक्ट कहीं जा सकता नहीं, इस कारण से एग्रीकल्चर में जो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो बहुत कम हो गया। ठीक है? तो इंडिया जो सरकार है हमारे देश की इस समय जो सरकार है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को इतना बिलीव नहीं करती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करने के कारण से इंडिया के किसानों को जो नया मार्केट ना मिल पाया और नहीं मिल पाने के कारण उनके जो जो उनको पैसा मिलना चाहिए था जो वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। ठीक है? अगर वही एग्ज़ाम्पल लेते हैं वियतनाम का, दोस्तों वियतनाम जो है, वियतनाम छोटा-सा कंट्री है उसमें उन्होंने अपना क्या किया है कि जो लगभग 6 साल के अंदर उन्होंने 15 से ज़्यादा उन्होंने एग्रीमेंट्स किए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ और अपने प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उन्होंने बेचा बाहर, ठीक है? आज वियतनाम के अंदर जो उनका जो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में डिमांड है वो 4 गुना बढ़ गया है, पिछले कुछ सालों के अंदर। तो उन्होंने क्या किया अपने जो प्रोड्यूस करते थे वो जाके बेचना शुरू किया, बाहर नया मार्केट क्रिएट किया। लेकिन वहीं इंडिया ने नया मार्केट क्रिएट नहीं किया बल्कि अपनी मार्केट छोटी कर ली उन्होंने। वो जितने भी ट्रेड होते थे चाहे सार्क हो, चाहे आरसीईपी हो, चाहे कुछ भी हो, उनसे ट्रेड नहीं करा। बच-बच के अपने आप को बचाने की कोशिश की गई कि बाहर के लोगों का सामान इंडिया में ना जाए। इस डर के कारण उन्होंने ट्रेड जो डील्स थी वो नहीं की, इस कारण से किसानों को जो एक नया मार्केट मिलता था, जो 2014 तक मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा और किसान की गरीबी जो बढ़ना शुरू हुई। तो सरकार चाहती तो है कि किसानों की जो आय बढ़े, पर सरकार उनको उनको मार्केट क्रिएट करके नहीं दे रही है। उनको मार्केट नहीं देने के कारण से ये प्रॉब्लम ये हो रही है किसानों को सही दाम नहीं मिल रहे हैं। आप फार्म बिल लाने की कोशिश करते हो बिचौलिया हटाने की कोशिश करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उनको मार्केट नहीं दो जब तक आप उनको मार्केट नहीं दोगे, तब तक किसान अमीर नहीं होंगे। दोस्तों ये पूरा एक कोशिश मेरी यही है कि एग्रीकल्चर के ऊपर एक एक पूरा होलिस्टिक एक आपको दे सकें जिस कारण से आपको पूरा आइडिया मिल सके। बाकी कोई समस्या हो तो आप कॉल करके इस नंबर पे 8317040152 पे कॉल करके इस पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अपने मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आगे किसी और टॉपिक पे लेकर आएँगे, कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।